Hello students, this is Reena Modi from Modi Institute of Science, Bhilwara, राजस्थान। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के इस समय में हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप घर बैठे हमारे गिवन नोट्स से अच्छे से स्टडी कर सकें और ये जो स्लाइड है ये एक्सप्लेन करवाएगी, आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगी कि स्ट्रक्चर जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो विदाउट डायग्राम आप नहीं कर सकते हैं, या हम जब बुक से डिटेल पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आती, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है वो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाऊँ। ये मेरी पहली कोशिश है दोस्तों। आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और न्यू जो व्यूज़ आते हैं वो आप कवर कर सकते हैं, आपका सिलेबस कवर कर सकते हैं। 9th, 10th, 11th एंड 12th की जो क्लासेस है वो इसी फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेल टुडे। देखिए, अगर हम डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोट्स है और जो यूकैरियोट्स है उसमें अगर हम इस एक वर्ड में डिफरेंस अगर देखें तो क्या डिफरेंस है। देखो, ये बना हुआ प्रो और कैरियोट्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है प्रो, PRO। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स जो वर्ड है वो बना है कैरियन से, है ना। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है कैरियन। तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। मीन्स क्या कि ऐसे ES लगा है मतलब ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो सभी क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो EU का मतलब होता है एडवांस कैरियन मतलब न्यूक्लियस और ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम यूकैरियोट्स। तो इट मीन्स दो टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, किसके बेसिस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और उनमें 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस क्या है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक स्लाइड में कि इसका जो DNA होता है वो कैसा होता है। DNA इज नेक्ड, DNA इज सर्कुलर, यूजुअली नो एंट्रॉन्स, एंड DNA बाउंड टू प्रोटीन, DNA is a linear, usually has introns. Organelles में कहा no nucleus, no membrane bound, and 70s ribosomes present in prokaryotic cell and has a nucleus in eukaryotic cell. Membrane bound structure in eukaryotic cell. 80s ribosomes present in a eukaryotic cell, and extra feature of binary fission present in prokaryotic cell related to the reproduction. अगर reproduction की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, या तो बाइनरी फिशन द्वारा होता है या सिंगल क्रोमोसोम्स द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। यूकैरियोट्स में कैसे होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन या मियोसिस सेल डिवीजन, दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं रिप्रोड्यूस होने के लिए, एंड क्रोमोसोम्स पेयर या डिप्लॉइड या उससे ज़्यादा ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। एवरेज साइज अगर हम देखें प्रोकैरियोट सेल्स की तो ये स्मॉलर होती है, 1 to 5 माइक्रोन से छोटी होती है। ये लार्जर होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर में इसकी साइज होती है। अब ये एक सिंपल एक फॉर्मल डिफरेंस था, पर अगर हम स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। देखो, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। अगर हम इसको डिफाइन करें, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, मीन्स क्या कि इसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है। न्यूक्लियस की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल जिसे हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म वो होना चाहिए, न्यूक्लियस की सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए। बट प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप की सेल है। देखो, जब भी
विकास हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है वो प्रिमिटिव से एडवांस की ओर होता है। तो जब हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स आए थे, तो आप समझ सकते हो इस बात को, जब हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म आए थे तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, जो प्रिमिटिव फीचर्स लेके आया होगा। तो सबसे पहले जो अर्थ पे आने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोट्स थे, उसमें प्रिमिटिव टाइप के फीचर्स थे। धीरे धीरे उनमें एडवांसमेंट होता गया और वो जो उनके अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल डिफाइन होता गया, इसलिए वो सेल क्या कहलाई, यूकैरियोट्स। मतलब जो एडवांस फीचर्स वाले ऑर्गेनिजम्स है उसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती है, और जिसमें प्रिमिटिव टाइप के फीचर्स हैं जो अर्थ पे पहले जिनका ओरिजिन पहले हुआ था वो प्रिमिटिव फीचर्स लेके आएंगे, तो वो प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को इसमें शो करते हैं, और हमने उनको कहा प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स। देखो ये एक स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है जो सबसे पहले अर्थ पर आए थे वो मोनेरा किंगडम से रिलेट करते हैं, हम उनको मोनेरा किंगडम में रखें। आगे इस चैप्टर के बाद में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मैं आपको टीच करूंगी उसमें हम यही क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे बात होती है सेल स्ट्रक्चर की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर में अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल हमको दिखाई देगी बैक्टीरिया में, है ना, या यू बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, या PPLO प्लूरोनिमोनी लाइक बैक्टीरिया। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो हमने एक एग्जांपल लिया एक बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक और ये अदर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अटैच किया आपको समझने के लिए। ये कि यहाँ पे एक आउटलाइन डायग्राम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके चारों ओर एक या तो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको यहाँ पे, तो एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर यहाँ पे एक पाया जाता है, एक हार्ड कवरिंग पाया जाता है जिसे कहते हैं कैप्सूल। ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रही है ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल केवल किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक हार्ड कवरिंग है जिसे मैंने कैप्सूल कहा। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले तो इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसे कहा सेल साइटोप्लाज्म। ये सेल साइटोप्लाज्म जो है इसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जितनी यूकैरियोट्स में है उतनी नहीं है, कंपैरेटिवली प्रिमिटिव टाइप की है। पर इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, केवल एक सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम को छोड़कर। ये जो ब्लू डॉट से जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बताई गई है ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या है, एक तरह का प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला साइट है, या प्रोटीन का कह सकते हैं कण है ना, जहाँ पर मेन जो प्रोटीन की चेन है वो बनती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो सिंथेसिस है वो सेल में राइबोसोम्स की साइट पर होता है। इसलिए प्रोटीन का निर्माण होना बैक्टीरिया में भी जरूरी है और हमारे अदर ऑर्गेनिजम्स में भी जरूरी है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। बट ये यहाँ पे 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S पाए जाते हैं। 70S का मतलब अगर हम देखें तो इसका सेडिमेंटेशन कोशेंट जो है वो इसका 70 होता है। ये क्या होता है, ये जो है सेडिमेंटेशन कोशेंट जो होता है ये इसकी डेंसिटी निकालने का एक मेजरमेंट यूनिट है, जिससे हम इसका जो मोलिकुलर वेट शो करते हैं। तो ये राइबोसोम 70S टाइप के पाए जाते हैं। अब ये जो बीच में एक ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोई बाउंडेड नहीं होता है। मान लो यहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए तो फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसके चारों ओर कोई बाउंड्री नहीं है ना। तो ये जो पूरा मैंने इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे कंबाइंड रूप से कह दिया, पूरा जेनेटिक मटेरियल। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो रेड वाला पार्ट है ये पूरा ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, बीच में कोई इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं जो इसको कवर किए हुए है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को कोई भी स्ट्रक्चर कवर नहीं करती, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये नेक्ड है, मतलब यहाँ का जो डीएनए है वो नेक्ड है। तो अब इस नेक्ड डीएनए के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक न्यू वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब आपको समझ में गया न्यूक्लियोइड क्या है। न्यूक्लियोइड इज अ जेनेटिक मटेरियल which responsible for genetic function, genetic makeup of the
सेल। अब अगर बात करें हम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग दिख रही है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलम। फ्लैजेलम का क्या काम होता है? ये बॉडी मूवमेंट करता है। बॉडी मूवमेंट क्या कि क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। अब इसमें बॉडी मूवमेंट होगी। बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर इस बैक्टीरिया को अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके मूवमेंट के लिए इसके अंदर एक स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मूव करता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकता है। जब इसमें कोई स्पेशल, कोई विशेष टाइप की जब प्रक्रिया होती है तब ये फ्लैजेलम इसमें काम में आता है। ये अदर जो स्ट्रेन, ये एक स्ट्रेन कहलाती है। एक स्ट्रेन मतलब एक विभेद कहलाता है बैक्टीरिया का। एक विभेद को जब दूसरे विभेद के पास जाना होता है तो ये फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। या इसके देखो, इस वाली स्ट्रक्चर में और छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो छोटी स्ट्रक्चर होती है ये भी बॉडी मूवमेंट का ही काम करती है। ठीक है, इसे यहाँ पे कहते हैं पिलाई। ये पिलाई कब काम में, सेक्स पिलाई भी हम कह सकते हैं। सेक्स पिलाई कब काम में आती है? जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन जब इस मेथड को कहते हैं, तो रिप्रोडक्शन की एक विधि है जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के समय ये एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन के पास में जाती है, और ये जो सेक्स पिलाई है एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करती है, दोनों पास में आती है। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन में एक सेक्स पिलाई जो दूसरी सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे एंटर कर देगी और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इजीली एक्सचेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, जो हम आपकी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया में। पर आपको एक जनरल नॉलेज के लिए मैं स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो आउटर स्ट्रक्चर है जो बॉडी मूवमेंट का काम करता है वो फ्लैजेला भी है, और यहाँ पे कुछ सेक्स पिलाई भी होते हैं। ठीक है, अब ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक, मतलब एक नेक्ड जेनेटिक मटेरियल या डीएनए स्ट्रक्चर को शो करने वाली एक हमने एक सेल देखी है जो बिल्कुल सिंपल टाइप की है। अब अगर हम इसमें एडवांसमेंट होगा तो हर स्ट्रक्चर एडवांस टाइप की होगी। वो किस में होगी? यूकैरियोट्स में। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो जो मोनेरा किंगडम है उसके बाद में जितने भी किंगडम आते हैं, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा के बाद आता है फंगाई के बाद आता है प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये सारे इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी का एडवांस हो जाता है, मतलब इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसकी सेल में। तो एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर हम देखें, मैंने बताया आपको यू मीन्स एडवांस और कैरियन मीन्स क्या? यू मीन्स एडवांस और कैरियोटिक मीन्स क्या? कैरियन से रिलेटेड, मतलब इसमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस। ये देखो, ये पूरी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो ये येलो बॉल दिख रही है आपको, ये पूरी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड मटेरियल जो है इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कह देते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। ये बाहर वाला लिक्विड मटेरियल को कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, और ये बाउंडेड हो गया इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है अपना जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए। तो जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है, और जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन जब इसमें होता है तो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अंदर एक डार्क डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें कई छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो जेनेटिक एक्सचेंज का काम करते हैं, या इसमें से कुछ सब्सटेंस है जब रिक्वायरमेंट होती है साइटोप्लाज्म में तो इससे होकर ये बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ राइबोसोम्स की, इसमें भी पाए जाते हैं राइबोसोम्स, पर यहाँ पे राइबोसोम जो होता है एटीएस प्रकार का होता है। एटीएस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिसका सेडिमेशन कोशेंट 80 होता है। तो ये एटीएस के राइबोसोम्स क्या करते हैं, इनकी जो उत्पत्ति ओरिजिन साइट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये एक्चुअली न्यूक्लियस में ही प्रोड्यूस होते हैं और ये जाते हैं न्यूक्लियर पोर्ट से, ये सेल साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं जहाँ ये जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट कैरेक्टर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सबसे छोटी छोटी ऐसी मशीन बॉडी में जिसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो। हम जैसे अंग या ऑर्गन जिसको कहते हैं, जैसे कि हार्ट है, हमारी बॉडी में हार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का। किडनी है, वो क्या करती है? यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। वैसे ही
हर एक छोटी मशीन अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन के अंदर भी जो छोटी छोटी सेल्स है उनमें भी कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसको हम अंगक कह सकते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है ना। तो ये ऑर्गन्स में क्या क्या, एक तो हो गया न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए या जेनेटिक हेरेडिटरी कैरेक्टर्स के लिए। दूसरा राइबोसोम्स हमने पढ़ा, एक फीता लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें रिबन लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। कुछ राइबोसोम जो न्यूक्लियस से जब निकलते हैं तो वो इसकी सरफेस पर अटैच्ड हो जाते हैं, जिससे इसकी सरफेस खुरदुरी हो जाती है ना, रफ हो जाती है, तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसपे कोई राइबोसोम्स आकर नहीं बैठते, नहीं चिपकते, तो उसकी सरफेस जो होती है स्मूथ रहती है, तो हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और अगर देखी जाए ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो मेन स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल में इंटरसेलुलर रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरसेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है कि जब हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ब्लड के थ्रू हर बॉडी सेल तक वो पहुंच गया, मान लो इस सेल साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहुंच गए, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और ये वापिस से इसमें उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन वापिस होगा, किसमें, लो शुगर में होगा और एटीपी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि शुगर जो हमने ली थी, जो ग्लूकोज लिया था, वो शुगर में कन्वर्ट हुआ और उसका ऑक्सीडेशन हुआ, कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसका ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज का और उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द गैस कहा जाता है, जो कि जितनी भी बॉडी में एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आज केवल हम कंपैरिजन ही करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या था, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है सिवाय राइबोसोम्स को छोड़कर, और वो राइबोसोम भी केवल स्पेशल टाइप के, इसमें 70S राइबोसोम्स है, उसमें 80S राइबोसोम्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 80S राइबोसोम्स होते हैं, इसके अलावा 70S भी होते हैं? पर कुछ तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, कुछ रेफरेंसेस के आधार पर मैंने रेफरेंसेस के आधार पर देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, पर वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन खत्म होता है। अगर हम एक आउटलाइन डायग्राम और देखें तो क्या देखा हमने, यहाँ पे नो मेम्ब्रेन अराउंड ऑर्गेनेल्स विच ऑल्सो मीन्स न्यूक्लियस हैज ए न्यूक्लियोइड रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा था, कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है ना। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती है। ओनली सिंगल सेल, अधिकतर जो प्रोकैरियोटिक मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिक सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन अराउंड द सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल जितने भी होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड होना और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म का एब्सेंट होना। अब यहाँ पे जो राइबोसोम्स दोनों में था, पर राइबोसोम्स कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, विदाउट मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसलिए दोनों में पाया जाता है। बाकी यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर। ये स्ट्रक्चर कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, मीन्स क्या, थोड़ी टिपिकल, इसमें एडवांस टाइप के सारे फीचर्स है जो कि लेंदी है, जो हमको पूरी डिटेलिंग करनी पड़ती है। दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। लार्जर देन ए प्रोकैरियोटिक सेल, कंपेरेटिवली अगर साइज की बात हो जाए तो यह प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेरेटिवली लार्ज साइज की होती है। अधिकतर मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होती है, फ्यू सिंगल सेल। फ्यू सिंगल सेल मीन्स अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल तो होती है
बट उसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पूरी कंप्लीट बॉडी ही एक सेल होती है। जैसे प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ा है, अमीबा पढ़ा है, पेराशियम पढ़ा है, यूग्लिना पढ़ा है, ये सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये तो दोनों हो गए कंपेरिजन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। कॉमन कैरेक्टर्स क्या है जो हमने देखे, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इज और वाज लिविंग, दोनों ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हैज राइबोसोम्स, दोनों में होता है बट कंपेरिजन है। यहाँ पे 70S राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे मेनली 80S होते हैं, और 70S भी प्रेजेंट मैंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे दोनों ही साइटोप्लाज्म है, लिक्विड मटेरियल, जिसमें सारे जो ऑर्गन्स है पड़े रहते हैं, ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाई जाती है। डीएनए दोनों में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये आज के लेक्चर में आपको मैंने एक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर बताई है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह से कंपैरिजन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।